तो आप देख रहे हैं कि क्लोनिंग साइट्स जो हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए। क्लोनिंग साइट्स पे आपको एलियन डीएनए को जोड़ना है, ठीक है। द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर के अंदर बहुत कम क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए जहां पे एलियन डीएनए को जोड़ना है, ठीक है। प्रीफरेबली सिंगल, ठीक है। और यह सिंगल होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल रहेगा, अगर एक ही जगह से कटेगा तो वहीं जोड़ लेंगे, लेकिन एक से अधिक रहेगा तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कई जगह काट देगा, आपका प्लाज्मिड खराब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यह होना चाहिए कि उसमें बहुत कम साइट होना चाहिए काटने वाला, ठीक है। अगर एक एंजाइम के लिए एक ही साइट है तब तो बहुत बढ़िया है, वह जाएगा वहाँ से खट से कटेगा, जगह बनेगा, वहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही प्लाज्मिड के अंदर उस एंजाइम के लिए कई साइट होंगे, उसी एंजाइम का कई साइट है, तब तो प्लाज्मिड खराब हो जाएगा, कई जगह से कट जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, प्रीफरेबली सिंगल, हो सके तो सिंगल हो। रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट्स जो है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, वहाँ पे काटेंगे जहाँ पर एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ा जाएगा, यह साइट जो है कम से कम होना चाहिए और हो सके तो एक होना चाहिए। देखें ध्यान से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे एक एंजाइम के लिए तो वेक्टर जो है बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, उसके बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे और वह खराब हो जाएगा, ठीक है, वह यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, ठीक है। अगर वेक्टर के अंदर रिकॉग्निशन साइट्स एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कई होंगे तो उसकी वजह से इसके टुकड़े बन जाएंगे और टुकड़े बनने के कारण यह खराब हो जाएगा, प्लाज्मिड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होना चाहिए लेकिन अलग अलग होना चाहिए, एक ही के लिए कई ठो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट तो होने चाहिए लेकिन अलग अलग होने चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए एक के लिए। अगर कई ठो रिस्ट्रिक्शन साइट है तब तो अलग अलग लोगों के लिए तब तो फायदा है, ठीक है। अगर आपके पास पीवीयू फर्स्ट है, एक ही जगह है, तब तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम है। पीबीयू फर्स्ट कई जगह है तब तो भाई नुकसान है, टुकड़े टुकड़े कट जाएंगे, खराब हो जाएगा प्लाज्मिड, ठीक है। तो एक वेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही हो तो बहुत बढ़िया है, और ठीक है, और उस पर अलग अलग एंजाइम के लिए साइट्स हैं तब तो अति उत्तम है। आपके पास जो एंजाइम उपलब्ध है उसका आप यूज करेंगे और वहाँ से कट होगा, वहाँ से आप मार देंगे, अपने एलियन डीएनए को ऐड कर देंगे। तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर कई ठो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे तो यह कट जाएगा कई जगह से और टुकड़े बन जाएंगे। देखें, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, कई टुकड़ों में कट जाएगा, प्लाज्मिड बेकार हो जाएगा और जीन क्लोनिंग जो है कठिन हो जाएगी, ठीक है। अब जो है देखें ध्यान से, द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एज ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन आर टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। एक या दो रेजिस्टेंस जीन की लिगेशन जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए सामान्यतः काम में जो लिए जा रहे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके लिए वेक्टर में कुछ या एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, एक ही रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, ठीक है। वेक्टर के अंदर एक से अधिक, ठीक है, वेक्टर के अंदर एक से अधिक, ठीक है, साइट होने पर इसके कई फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को कठिन बना देते हैं, ठीक है। फॉरेन डीएनए का जो बंधन है, जुड़ना जो है, लिगेशन जो है, उन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से, ठीक है, एक में
स्थित बाइंडिंग स्थल पर किया जाता है। ठीक है, द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट। ठीक है, जो एलियन डीएनए को आप लिगेशन कर रहे हैं, एलियन डीएनए को आप जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, वह एक ही जगह करेंगे, या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे कर दें या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे कर दें, किसी एक ही पर करना है। द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट। जो एलियन डीएनए है, जो पीस ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जिसको आपको जोड़ना है प्लाज्मिड में, तो द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसमें एक ही को आपको यूज करना है। ठीक है, एलियन डीएनए के लिगेशन के लिए, एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए, या तो आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट को यूज कर लें एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट को यूज कर लें एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए। किसी एक ही का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। तो द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन। ठीक है, केवल एक पर यूज करना है ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, एलियन डीएनए है, उनका जो बंधन करना है, उनका जो लिगेशन करना है, वह उन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से एक ही स्थिति पर, एक ही पोजीशन पर, बाइंडिंग साइट पर किया जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीवीआर 322 को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिगेट अ फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब आप एक फॉरेन डीएनए को लिगेट कर रहे हैं। ठीक है, एक फॉरेन डीएनए को लिगेट कर रहे हैं, कहाँ लिगेट कर रहे हैं? एट द बाम H1 साइट। ठीक है, बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर पीवीआर 322। तो आप जो है बाम H1 साइट, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है पीवीआर 322 में, देखे ध्यान से, पीवीआर 322, यह आपका पीवीआर 322 यह है आपका, और यह बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपने यूज किया, बाम H1 रिस्ट्रिक्शन साइट का आपने यूज किया, आपने बाम H1 को यूज किया है। ठीक है, और यह बाम H1 मिलता कहाँ पे है? यह बाम H1 साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे यह आपका बाम H1 है, और आपने इसको यूज किया, और यह ए और जी के बीच में काटता है। ठीक है, हाँ, बाम H1 जो है यह भी काटता है, और आपने इसका यूज किया। ठीक, देखे ध्यान से, चलो समझते हैं। देखें, यू कैन लिगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट। ठीक है, आप जो है फॉरेन डीएनए को कहाँ जोड़ रहे हैं? बाम H1 साइट पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बाम H1 साइट, बाम H1 का आपने यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने किसको डाला? बाम H1 को। बाम H1 ने क्या किया? काट दिया, यहाँ से काट दिया इसको बाम H1 ने, और इस जगह पे आपने क्या किया? आपने अपना एलियन डीएनए को जोड़ दिया, और यह बाम H1 किधर आता है? बाम H1 आता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे। ठीक है, तो यू कैन लिगेट अ फॉरेन डीएनए, ठीक है, एट बाम H1 साइट। अब बाम H1 साइट है कहाँ पे? आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर पीवीआर 322। ठीक, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और जब यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो अब इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर जो था वो समाप्त हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एलियन डीएनए जोड़ने से, बाम H1 साइट्स पर आपने एलियन डीएनए जोड़ दिया, अब एलियन डीएनए जुड़ने से यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई, अब टेट्रासाइक्लिन डालने पर ही मर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट अब क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर बाम H1 की वजह से। ठीक है, तो बाम H1 इसको काट दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट डिस्टर्ब हो गया, और यहीं पे आपने फॉरेन डीएनए को ऐड करा दिया, एलियन डीएनए को ऐड करा दिया।
ठीक। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट पे, चाहे हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट हो या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट हो, किसी एक साइट का यूज करेंगे, और जिस साइट का यूज करेंगे अपने एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए, तो जब वहाँ जुड़ेगा तो वह रेजिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। अगर एम्पिसिलिन साइट पे जोड़ेंगे तो एम्पिसिलिन रजिस्टिविटी समाप्त हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन वाले पे जोड़ेंगे तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रजिस्टिविटी समाप्त हो जाएगी। जैसा आपने देखा कि टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिविटी साइट पे आपने बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और वहाँ पे कट मारा, और कट मार के वहाँ पर एलियन पीस ऑफ डीएनए को आपने ऐड किया डीएनए लाइगेज की मदद से, और ऐड होने के बाद आप देख रहे हैं अब इस समय टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस समाप्त हो गई है। अब टेट्रासाइक्लिन दवा देने पर यह मर जाएगा। ठीक, तो यह बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि देखे ध्यान से, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार होगा, विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को क्या करेगा, लॉस कर देगा, समाप्त कर देगा। देखें, टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, उस जगह पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देने से टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई प्लाटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, तो लेकिन समाप्त तो हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर, जो है समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ फ़ायदा भी होगा, इसको अलग करने में मदद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्लाज्मिड को हम अलग कर लेंगे इसकी मदद से। ठीक है, तो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से इसको सेलेक्ट करने में मदद मिलेगा बाय द प्लेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम से इसको सेलेक्ट करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि आप जो एलियन डीएनए है उसको PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो जीन है उस पर जोड़ सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस है वो एलियन डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो रूपांतरज है वो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेंट से अभी भी चयन कर सकते हैं। किस पर फैला के, एम्पिसिलिन पर फैला के, एम्पिसिलिन मीडियम पे फैला के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मेंट, देखिए ध्यान से, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड एट मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसको टेट्रासाइक्लिन को तो इसको नहीं मार पाएगा। ठीक है, एम्पिसिलिन साइट पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन तो इसको मारेगा, लेकिन एम्पिसिलिन नहीं मारेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस किसकी समाप्त हुई है, आप जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे क्लोनिंग किए हैं, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस साइट है, यह जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है आपकी, इस पर आपने फॉरेन डीएनए को ऐड किया है, तो टेट्रासाइक्लिन की रजिस्टिविटी समाप्त हो गई है, लेकिन एम्पिसिलिन की रजिस्टिविटी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन देने से यह मर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन देने से नहीं मरेगा। ठीक है, तो आप एम्पिसिलिन का यूज करके आप अलग कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन देने से मर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट तो अभी है इसके पास, तो एम्पिसिलिन की मदद से आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है, एम्पिसिलिन की मदद से। देखिए, यही बातें यहाँ कही जा रही हैं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई, ठीक है, प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट तो अभी है उसके पास, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का उस पर असर नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन वाला ने समाप्त हुआ है, टेट्रासाइक्लिन का असर होगा, टेट्रासाइक्लिन से वो मर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन वाला तो है, एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा। तो द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, उसके बाद जो है इसको टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आपको एम्पिसिलिन छिड़कना है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन में वो नहीं मरेगा, तो एम्पिसिलिन में नहीं मरेगा,
ठीक है, और लेकिन टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। तो पहले टेट्रासाइक्लिन छिड़कने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, पहले एम्पिसिलिन छिड़किए। तो एम्पिसिलिन छिड़केंगे तो वह नहीं मरेगा, तो उसके लिए अलग हो जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है तो मर ही जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा, एम्पिसिलिन से भी मर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल वाला तो एम्पिसिलिन से भी मर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो टेट्रासाइक्लिन वाला है तो एम्पिसिलिन छिड़कने से नहीं मरेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन से नहीं मरा है, इसका मतलब ये ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है, उसको अलग कर लेंगे, ठीक। तो द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफार्मेंट जो है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा, ठीक है। ध्यान से समझें, एक बार और हम समझा रहे हैं आपको। देखें, आपको अलग करना है, ठीक है, आपको अलग करना है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि हमारा रिकम्बिनेंट तैयार हो गया है, ठीक है। तो आप जो है आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट जो है उसको आपने डिस्टर्ब किया है, वहाँ पे BAM-H1 का आपने यूज किया है। तो अब यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट जो है डिस्टर्ब होने की वजह से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालने से यह आपका ई-कोलाई ख़त्म हो जाएगा, ई-कोलाई जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन एम्पिसिलिन डालने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट उसके पास है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस उसके पास है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल रहेगा ई-कोलाई, वो तो चाहे एम्पिसिलिन डालें चाहे टेट्रासाइक्लिन डालें तो मर जाएगा। तो नॉर्मल वाला जो है वह समाप्त हो जाएगा। नॉर्मल वाला मतलब जो आपका है नॉन ट्रांसफार्मेंट, जो नॉन ट्रांसफार्मेंट है तो वह एम्पिसिलिन डालने से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफार्मेंट होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मेंट होगा, वो एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा, एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा, वो टेट्रासाइक्लिन से मरेगा। तो हम जो है दूसरा काम करेंगे कि एम्पिसिलिन डालेंगे अपने मीडियम में। क्या डालेंगे? एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन डालेंगे तो नॉन ट्रांसफार्मेंट तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नॉन ट्रांसफार्मेंट वाला तो समाप्त हो जाएगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसमें एम्पिसिलिन डालने से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला बच जाएगा। और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला बच गया है, इसका मतलब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसमें समाप्त हुआ है, एम्पिसिलिन नहीं समाप्त हुआ था। तो वह आप उसको अलग कर लेंगे और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफार्मेंट जो है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि अभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर उसके पास है, टेट्रासाइक्लिन ना समाप्त हुआ है। तो द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद आप टेट्रासाइक्लिन में उसको ट्रांसफर करेंगे तो वह मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उसके पास समाप्त हो चुकी है। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो एन एम्पिसिलिन, रिकॉम्बिनेंट जो है वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो एन इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो देखे ध्यान से, बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस पावर उसके पास है, ठीक है। लेकिन बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर उसकी समाप्त हो गई है BAM-H1, ठीक है, BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने से, ठीक है, वहाँ से कट हुआ है और कट होके आपने एलियन DNA वहाँ पर जोड़ दिया था, इसलिए उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर समाप्त हो गई थी, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन डालने से मर जाता था, ठीक। लेकिन एम्पिसिलिन साइट रेजिस्टेंस अभी जिंदा है उसकी, इसलिए एम्पिसिलिन पर उसका असर नहीं होता था। तो द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। बट आगे देखें, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक, ठीक है। देखिए, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिनके पास दोनों है, जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है अभी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है,
वो तो दोनों पर ग्रो करेंगे, उन पर दोनों एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, ठीक है। तो बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वे विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो दोनों एंटीबायोटिक पर ग्रो करेंगे, वह टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी ग्रो करेंगे, एम्पिसिलिन वाले भी मीडियम में ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके पास दोनों का रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। ठीक, आगे देखें। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर है उसके पास, तो आपको ट्रांसफॉर्मेंट का पता लगाने में मदद करेगा। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। इस स्थिति में वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में, मदद करने में, पता लगाने में, ठीक है। वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जबकि जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट, ठीक है, अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, जबकि दूसरा एंटीबायोटिक जो है वह इनएक्टिवेट होगा। क्यों इनएक्टिवेट हो गया था? इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, क्योंकि उसकी जगह पे आपने एलियन डीएनए को ऐड कर दिया था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई थी, ठीक है। इनएक्टिवेट ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो एक जो था जैसे अभी आपने PBR 322 में देखा, इसमें आपने देखा था कि बाम H1 पर जुड़ने की वजह से वह, ठीक है, बाम H1 पर जुड़ने की वजह से, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस समाप्त हो गई थी, लेकिन एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए जो एम्पिसिलिन डालने से इस पर असर नहीं होता था, लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालने पर उस पर असर होता था, क्योंकि उसका जो है रेजिस्टेंस पावर समाप्त हो गई थी एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ने की वजह से, ठीक है। वही बातें यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प, ठीक है, अगर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो वो मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को पता करने में, सेलेक्ट करने में, ठीक है। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, वेयर एज जबकि द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेट, जबकि दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वह इनएक्टिवेट हो गया था, वह काम नहीं कर रहा था। क्यों? ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, क्योंकि वहां पर एलियन डीएनए को ऐड किया गया था, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, और लेकिन वह रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में मदद करेगा, ठीक है। तो यह बातें थी आपकी PBR 322 की, PBR 322 की, ठीक स्टूडेंट्स। अब एक दूसरा क्लोनिंग वेक्टर की बात यहाँ की जाएगी, एक दूसरे क्लोनिंग वेक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम लोग, तो अब हम लोग बात करेंगे PUCB वेक्टर का। एक आपका वेक्टर है PUCB वेक्टर, PUCB वेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे PBR 322 की, अब हम लोग बात करेंगे PUCB वेक्टर, ठीक है। PUCB वेक्टर जो है यह कलर के बेस पर, कलर के बेस पर आप जो है पता कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता कर सकते हैं किस बेस पे? कलर के बेस पे, ठीक है। तो वह आपका है PUCB वेक्टर। तो इस PUCB वेक्टर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।